नमस्कार विद्यार्थियों। तो अभी अपनी जानकारी चल रही है मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य में हमने अभी तक मराठा साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक या मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ा। छत्रपति शिवाजी से संबंधित संपूर्ण जानकारी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमें मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी के बाद में जो स्थितियां हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, मराठा साम्राज्य में सबसे पहले हमने छत्रपति शिवाजी का अध्ययन किया। छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, यानी मराठा छत्रपति शिवाजी से पहले भी थे, लेकिन वो बिल्कुल बिखरे हुए थे, उनमें एकता नहीं थी। अन्य शासकों के पास मराठा सैनिकों के रूप में काम करते थे और उनके लिए लड़ते थे। शिवाजी हुए, शिवाजी ने मराठाओं को एकजुट किया और मराठाओं को नारा दिया कि दूसरों के लिए लड़ने से बढ़िया है कि तुम खुद के राज यानी हिंदू स्वराज के लिए लड़ो। तो शिवाजी के कहने पर या उनके नारे की वजह से, शिवाजी के प्रयासों से मराठा एकजुट हुए। शिवाजी ने मराठाओं को संगठित किया, उनकी स्थिति मजबूत की और अलग से मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी। ये जानकारी हम पहले देख चुके हैं। अब जब तक शिवाजी रहे, मराठा साम्राज्य काफी मजबूत अवस्था में रहा और महाराष्ट्र से मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई और धीरे धीरे मराठा साम्राज्य का विस्तार काफी ज्यादा शिवाजी के समय फैल गया। शिवाजी ने गुजरात, नीचे कर्नाटक, दक्षिण भारत के और बहुत सारे प्रदेश, उत्तर भारत में बहुत सारे क्षेत्र, इन सब पर शिवाजी ने अधिकार कर लिया। और जब तक शिवाजी थे, मराठाओं की स्थिति काफी मजबूत रही। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद में छत्रपति शिवाजी के पुत्र शाहजी शंभूजी भोसले शासक बने। उनके बाद में अन्य शासक और हुए। तो छत्रपति जब तक शिवाजी थे तब तक मराठाओं में जो राजा था, राजा को मराठाओं में छत्रपति बोला जाता है। ध्यान रखना, मराठा वंश में राजा को छत्रपति कहा जाता है और ये छत्रपति की उपाधि शिवाजी ने ही शुरू की थी, यानी राजा को मराठों में छत्रपति कहा जाता है। तो शिवाजी थे या शिवाजी का पुत्र शंभूजी शासक बना, तब तक तो मराठा साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पद छत्रपति का ही होता था, यानी प्रशासन के कार्यों में सबसे ज्यादा महत्व और प्रभाव छत्रपति का ही माना जाता था। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद में शिवाजी के उत्तराधिकारी मराठा साम्राज्य के शासक बने। तो शिवाजी के बाद में जो मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने वो थोड़े कमजोर थे, यानी वो शिवाजी जैसे मजबूत स्थिति में नहीं थे। तो शिवाजी के कमजोर उत्तराधिकारियों के समय मराठा साम्राज्य में छत्रपति जो पद था, यानी राजा का जो महत्व था, वो कम हो गया। ध्यान से जानना, छत्रपति के बाद में मराठा साम्राज्य में जो उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर सिद्ध हुए और उन कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण छत्रपति का महत्व घट गया और प्रधानमंत्री, मराठा साम्राज्य में सबसे बड़ा पद होता है छत्रपति का यानी राजा का, और राजा के नीचे दूसरा बड़ा पद होता है प्रधानमंत्री का। तो देखो, जब तक शिवाजी थे तब तक तो सबसे ज्यादा प्रभाव और महत्व छत्रपति का ही है, यानी राजा का ही था। लेकिन शिवाजी के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर थे। तो उनके समय मराठा साम्राज्य में छत्रपति यानी राजा का महत्व घट गया, राजा का प्रभाव घट गया और प्रधानमंत्री जो पद था उसका प्रभाव राजा से भी ज्यादा हो गया। तो ये मराठा वंश की बहुत बड़ी खास बात है कि मराठा वंश में छत्रपति शिवाजी के बाद में, मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बाद में राजा का महत्व घट गया और राजा से भी ज्यादा प्रधानमंत्री का पद बढ़ गया। यानी प्रशासन के कार्यों में राजा तो केवल नाम मात्र का ही बड़ा पद रह गया, बल्कि प्रशासन के कार्यों में ज्यादा प्रभाव प्रधानमंत्री का हो गया। शिवाजी तक राजा का था
शिवाजी के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए, शिवाजी के बाद में जो मराठा साम्राज्य में राजा बने, वो कमजोर सिद्ध हुए। इसलिए राजा का महत्व घट गया और प्रधानमंत्री का महत्व राजा से भी ज्यादा बढ़ गया। और मराठा साम्राज्य में जिस प्रकार मराठा साम्राज्य में राजा को छत्रपति कहा जाता है, उसी प्रकार मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। तो देखो यहां लिखा हुआ है पेशवा। पेशवा का मतलब है प्रधानमंत्री। मराठा वंश में प्रधानमंत्री का जो पद होता है, उस पद के लिए पेशवा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। यानी मराठा साम्राज्य में राजा को तो कहा जाता है छत्रपति और प्रधानमंत्री को कहा जाता है पेशवा। तो प्रधानमंत्री यानी पेशवा का पद शिवाजी के समय भी था। मराठा साम्राज्य के राजा जब शिवाजी थे तब भी ये पद था, लेकिन उस समय छत्रपति ही मैन था, राजा ही सबसे मुख्य था। पेशवा का स्थान कोई ज्यादा बड़ा नहीं था उस समय। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद में जो अन्य राजा हुए वो थोड़े कमजोर सिद्ध हुए, जिसकी वजह से पेशवा का महत्व ज्यादा बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि पेशवा का प्रभाव राजा से भी ज्यादा हो गया, यानी छत्रपति से भी ज्यादा हो गया। तो देखो शिवाजी के बाद में भी मराठा साम्राज्य लंबे समय तक चला और काफी मजबूत स्थिति में रहा। ये नहीं कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ गया। मराठा साम्राज्य तो कमजोर नहीं पड़ा, लेकिन जो राजा का पद था वो जरूर कम हो गया, उसका महत्व थोड़ा कम हो गया। तो मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बाद में क्या होने लगा कि प्रशासन के जो कार्य होते थे, दूसरे राजाओं से जो संबंध होते थे, उन सब में सबसे ज्यादा भागीदारी पेशवा की होने लग गई। राजा तो केवल नाम मात्र का ही रह गया। राजा अपनी गद्दी पर बैठा रहता था और नाम मात्र का ही वो छत्रपति था। प्रशासन के कार्यों में सारी नीतियां और सारे निर्देश पेशवा के ही चलते थे, यानी पेशवा का पद राजा या छत्रपति से भी बड़ा हो गया शिवाजी के बाद में। तो अब हम मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो छत्रपति शिवाजी के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए, उन उत्तराधिकारियों की स्थिति कमजोर थी, जिसकी वजह से पेशवा का पद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। पेशवा किसको कहते हैं? मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री का जो पद होता है उसी को पेशवा कहते हैं। तो अब हम पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने इस पाठ में हमें पेशवाओं के कब से कब तक पढ़ेंगे? 1713 से 1740 ईस्वी तक का समय। वैसे तो 1740 ईस्वी के बाद में भी पेशवाओं का महत्व रहा। 1740 ईस्वी के बाद में भी मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का प्रभाव रहा, लेकिन इस पाठ में हम केवल 1740 ईस्वी तक के ही पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे। यानी 1713 से 1740 ईस्वी के बीच में जो पेशवा हुए उन पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम दो पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य में दो प्रसिद्ध पेशवा हुए। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, एक तो बालाजी विश्वनाथ हुआ और एक पेशवा बाजीराव हुआ। इन दोनों पेशवाओं के बारे में हम अपने इस पाठ में जानेंगे। पेशवा बाजीराव के बाद में भी मराठा साम्राज्य में और पेशवा हुए, लेकिन इस पाठ में वो जानकारी नहीं है, आगे के पाठों में शायद वो जानकारी आए। तो यहाँ हम केवल दो पेशवाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ के बारे में और फिर बाद में हम जानेंगे पेशवा बाजीराव के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में तो देखो, बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा था, जिसके समय पेशवाओं का महत्व राजा से भी ज्यादा हो गया था। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा था, जिसके समय मराठा साम्राज्य में पेशवा का महत्व राजा से भी ज्यादा हो गया था। और फिर यह महत्व अंतिम समय तक चलता रहा।
यानी जब तक मराठा साम्राज्य चला तब तक पेशवा ही राजा से बड़ा माना जाने लग गया, यानी पेशवा का पद ही राजा से बड़ा माना जाने लग गया। मराठा साम्राज्य में सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसको छत्रपति कहते हैं, और उसके नीचे पेशवा होता था। तो देखो, और पेशवाओं के नीचे फिर अन्य अधिकारी कर्मचारी भी होते थे। राजा सबसे बड़ा पद था और दूसरे नंबर पर पेशवा का पद होता था। लेकिन ये जो राजा का महत्व था, पद तो ये सबसे बड़ा है, लेकिन इसका महत्व छत्रपति शिवाजी तक ही सबसे ज्यादा रहा। शिवाजी के बाद में राजा का जो पद है इसका महत्व घट गया, वो पेशवा का महत्व राजा से भी ज्यादा हो गया। इस बात को आप ध्यान रखना। तो यहाँ जो बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे, ये पहले पेशवा थे जिनके समय पेशवा का पद राजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। उसके बाद में अगले पेशवा बाजीराव बने, बाजीराव के बाद में फिर बालाजी बाजीराव बने, फिर उसके बाद में बाजीराव द्वितीय हुए। ऐसे और भी बहुत सारे पेशवा हुए और उन सब का महत्व राजा से ज्यादा ही हुआ। यानी बालाजी विश्वनाथ के बाद में ही मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का पद राजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लग गया। तो यहाँ हम अब मराठा साम्राज्य में दो पेशवाओं से संबंधित जानकारी लेंगे। एक तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में और एक पेशवा बाजीराव के बारे में। अब देखो, इतिहास में किसी भी वंश को पढ़ा जाता है तो वंश में पहले हम राजा को पढ़ते हैं, राजा के बाद उसके बाद दूसरा राजा हुआ, उसको फिर तीसरे राजा को, फिर चौथे राजा को। ये मराठा साम्राज्य ही एक ऐसा वंश है, मराठा वंश ही एक ऐसा है जिसमें राजा केवल शिवाजी के बारे में पढ़ा जाता है, फिर पेशवाओं के बारे में पढ़ा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मराठा वंश में केवल शिवाजी के समय ही राजा का महत्व था, उसके बाद में पेशवाओं का महत्व बढ़ गया, इसलिए पेशवाओं के बारे में पढ़ा जाता है मराठा वंश में। क्योंकि बाद में मराठा साम्राज्य में जितने भी राजकाज के काम होते थे वो पेशवा के नाम से होते थे। पेशवा ही नीति निर्धारण करता था और पेशवा के नाम से ही सारे कार्य होते थे। केवल राजा तो नाम मात्र का था, उससे तो केवल साइन करवाना, हस्ताक्षर करवाना ये काम भी होते थे, बाकी सारे काम पेशवा ही करता था। सेना का संगठन करना, उसका निर्धारण करना, सेना को नियंत्रित करना, विदेशी राजाओं से संबंध स्थापित करना, आसपास के राजाओं से संबंध बनाना, ये सब काम पेशवा के हाथों में थे। शिवाजी के तब तक तो राजा का महत्व था, उसके बाद में पेशवा का बढ़ गया। तो यहाँ हम सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ जो मराठा साम्राज्य के पेशवा हुए उनके बारे में, और बालाजी विश्वनाथ के बाद में पेशवा बाजीराव हुए उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम बालाजी विश्वनाथ के बारे में जानते हैं। बालाजी विश्वनाथ, तो बालाजी विश्वनाथ के बारे में हम जानते हैं। ध्यान रखना, मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा, पेशवा का मतलब आप जानते हो प्रधानमंत्री को ही पेशवा कहते हैं। मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा जिसके समय से ही पेशवा पद का महत्व छत्रपति से भी ज्यादा हो गया। बालाजी विश्वनाथ से संबंधित ये जानकारी आप ध्यान रखना। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा थे, जिनके समय से ही, यानी आगे के समय भी इनका ही प्रभाव रहा, जिनके समय से ही पेशवा का महत्व छत्रपति, छत्रपति का मतलब राजा, से भी ज्यादा हो गया था। तो ये बात आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं। तो देखो, ये बात है 1713 की। 1713 में मराठा साम्राज्य का छत्रपति, 1713 में मराठा साम्राज्य का छत्रपति
था? शाहू महाराज। शाहू महाराज 1713 के समय, 1713 के बारे में हम जान रहे हैं। 1713 के समय मराठा साम्राज्य का छत्रपति कौन था? शाहू महाराज था। यानी शाहू महाराज मराठा साम्राज्य का राजा था उस समय। तो शाहू महाराज ने अपना पेशवा किसको बनाया? शाहू महाराज ने अपना पेशवा किसको बनाया? बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त कर दिया। अब बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा बनते ही मराठा साम्राज्य में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। बहुत सारे आसपास के क्षेत्रों को जीता और अपना योगदान बहुत ज्यादा दिया। तो बालाजी विश्वनाथ का महत्व इस शाहू महाराज से भी ज्यादा हो गया। जो मराठा सरदार थे, मराठा सैनिक थे, वो बालाजी विश्वनाथ को शाहू महाराज से भी ज्यादा मानने लग गए, क्योंकि शाहू महाराज केवल गद्दी पर बैठा रहता, आदेश देता था और सारे कार्य करने का काम बालाजी विश्वनाथ करता था। और इसने अपनी क्षमता से मराठा साम्राज्य को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया। तो इसका महत्व इससे भी ज्यादा हो गया। तो तभी से, यानी इसके समय से ही पेशवा का पद जो है, इसका सम्मान राजा से भी ज्यादा होने लग गया मराठा साम्राज्य में। तो देखो 1713 में छत्रपति तो था शाहू महाराज और पेशवा कौन था उस समय? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पेशवा कब से कब तक रहे? 1713 में इनको पेशवा बनाया गया और 1720 तक ये पेशवा रहे। ध्यान रखना, 1713 से लेकर 1720 तक पेशवा कौन रहे थे? बालाजी विश्वनाथ रहे थे। अब इनसे संबंधित जानकारी हम देखते हैं। देखो परीक्षा में बालाजी विश्वनाथ से संबंधित जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। तो जो भी जानकारी आपको बताई जा रही है वो आप ध्यान रखना। बालाजी विश्वनाथ पेशवा 1713 से 1720 तक रहे थे और इनके समय छत्रपति कौन था? शाहू महाराज था। अब अन्य जानकारी को आप देखो। उस समय दिल्ली, यानी इसके समय में दिल्ली का मुगल बादशाह, दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? इसके समय दिल्ली का मुगल बादशाह था बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह नाम से दो राजा हुए हैं मुगल वंश में। तो ये पहला था, यानी बहादुर शाह प्रथम कहते हैं इसको। उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह प्रथम था। अब बहादुर शाह प्रथम भी क्या था? एक कमजोर राजा था, यानी इसका प्रभाव भी कोई ज्यादा नहीं था। हालांकि मुगल वंश में ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री का पद राजा से भी बड़ा हो गया। मुगल वंश में नहीं हुआ ऐसा। पूरे भारत के इतिहास में ऐसा केवल मराठा साम्राज्य में हुआ है। राजा चाहे शक्तिशाली हो या कमजोर हो, राजा को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था, अन्य नीचे के पदों को नहीं दिया जाता था और वंशों में तो। लेकिन मराठाओं में ऐसा हुआ, मराठाओं में जिसमें योग्यता होती थी उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसमें योग्यता थी तो उस समय तक राजा को महत्व ज्यादा। बाद में पेशवाओं में योग्यता ज्यादा रही तो पेशवाओं को ज्यादा महत्व हो गया, राजाओं को ज्यादा महत्व नहीं रहा। हालांकि राजा का सम्मान तो होता था क्योंकि वो राजा है मराठा साम्राज्य का, लेकिन उसका महत्व पेशवा की तुलना में थोड़ा कम होता था। तो देखो उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम भी कमजोर शासक था। तो बहादुर शाह प्रथम के दो सेनापति थे। सेनापति बहादुर शाह प्रथम के दो सेनापति थे। उन सेनापतियों को कहा जाता था, बहादुर शाह प्रथम के दो सेनापति थे, उन सेनापतियों को कहा जाता था सैयद बंधु। देखो बहादुर शाह प्रथम के दो सेनापति थे, उन सेनापतियों को क्या कहा जाता था? सैयद बंधु कहा जाता था। अब इन सैयद बंधु ये दो थे, सैयद बंधु दो थे, भाई थे ये भी मुसलमान ही थे और बहादुर शाह प्रथम के सेनापति थे ये सैयद बंधु।
तो इन सैयद बंधुओं में एक तो था, बड़ा तो था अब्दुल्ला खां। सैयद बंधुओं में बड़ा तो कौन था? अब्दुल्ला खां था। और छोटा था हुसैन कुली खां। सैयद बंधुओं में पहला तो कौन था? अब्दुल्ला खां, और दूसरा कौन था? हुसैन कुली खां। ये दोनों सेनापति थे, इनको सैयद बंधु बोला जाता था। तो ध्यान रखना, बहादुर शाह प्रथम के समय जो सैयद बंधु थे वो किनको बोला जाता था? अब्दुल्ला खां को और हुसैन अली खां को, दोनों भाई थे, इसलिए इनको सैयद बंधु कहा जाता था। और ये सेनापति थे बहादुर शाह प्रथम के। अब इन दोनों ने क्या किया? बहादुर शाह प्रथम की कमजोरी का फायदा उठाकर बहादुर शाह प्रथम को गद्दी से हटा दिया। इन दोनों सैयद बंधुओं ने क्या किया? बहादुर शाह प्रथम की कमजोरी का फायदा उठाकर बहादुर शाह प्रथम को गद्दी से हटा दिया, और इसके स्थान पर बहादुर शाह प्रथम के स्थान पर मुगलों का अगला राजा किसको बना दिया? फर्रुखशियर को। अगला राजा किसको बना दिया? फर्रुखशियर को। देखो, बहादुर शाह प्रथम को इन्होंने क्या कर दिया? पद से हटा दिया, अपदस्थ कर दिया। सैयद बंधुओं ने बहादुर शाह प्रथम को क्या कर दिया? अपदस्थ कर दिया। अपदस्थ का मतलब होता है पद से हटा दिया, और इसके स्थान पर किसको बना दिया? फर्रुखशियर को। फर्रुखशियर को मुगलों का अगला राजा बना दिया, मुगल बादशाह बना दिए इसको। सैयद बंधुओं ने बहादुर शाह प्रथम को पद से हटा दिया, और मुगलों का अगला राजा किसको बना दिया? फर्रुखशियर को बना दिया। फर्रुखशियर दिल्ली का अगला राजा बन गया। बहादुर शाह प्रथम को हटा दिया गया, उसको मार दिया गया, वो समाप्त हो गया। उसके स्थान पर किसको गद्दी पर बिठा दिया? फर्रुखशियर को गद्दी पर बिठा दिया। हालांकि ये फर्रुखशियर इसी का पुत्र था, बहादुर शाह प्रथम का, तो इसको गद्दी पर बिठा दिया गया। अब फर्रुखशियर ने थोड़े समय तक तो राज सही ढंग से चलाया, और बाद में इस फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं के एहसान को भुला दिया। सैयद बंधुओं की वजह से ही तो ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो इस फर्रुखशियर ने थोड़े समय तक तो इनका साथ दिया। तो राजा बनते ही इस अब्दुल्ला खां को तो बिहार का सूबेदार बना दिया गया, और हुसैन कुली खां को दक्कन का सूबेदार बना दिया। फर्रुखशियर ने दिल्ली का राजा बनते ही इन दोनों को, इसको तो बिहार का सूबेदार बना दिया, और इसको दक्कन का, हुसैन कुली खां को दक्कन का सूबेदार बना दिया। अब इन दोनों सैयद बंधुओं में हुसैन कुली खां है, इसका महत्व ज्यादा था, यानी ये थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था इन दोनों में से भी। तो हुसैन कुली खां को दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। फर्रुखशियर ने हुसैन कुली खां को दक्कन का सूबेदार बना दिया। थोड़े समय के बाद में, थोड़ा जब समय बीता, लगभग 2-3 साल बीते, उसके बाद में फर्रुखशियर ने क्या किया? इन दोनों के एहसान को भुला दिया और इनके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। फर्रुखशियर ने दोनों सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, यानी इन दोनों को हटाकर इनके स्थान पर किसी दूसरे को एक सूबेदार बनाना चाहता था, इन दोनों को समाप्त करना चाहता था। यानी फर्रुखशियर ने दोनों सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। अब षड्यंत्र किया तो इसकी जानकारी मिल गई हुसैन कुली खां को। अब्दुल्ला खां तो इतना ज्यादा कोई प्रभावशाली नहीं रहा, हुसैन कुली खां का प्रभाव ज्यादा था, ये थोड़ा शक्तिशाली भी था, कूटनीतिज्ञ भी था, दूरदर्शी भी थी इसके अंदर। तो हुसैन कुली खां को इस बात का पता चल गया कि फर्रुखशियर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, और वो जल्दी ही मुगल सेना को भेजकर मुझे समाप्त कर देगा, मुझे मार देगा। तो वो मेरे ऊपर आक्रमण करे उससे पहले ही मैं उस पर आक्रमण कर देता हूँ। ये योजना हुसैन कुली खां बनाने लग गया। जब हुसैन कुली खां को ये पता चला कि मुगल बादशाह फर्रुखशियर उसके खिलाफ षड्यंत्र करेगा, उस पर आक्रमण करेगा, तो हुसैन कुली खां ने योजना बनाई
कि मैं खुद ही फर्रुखसियर पर आक्रमण कर देता हूं पहले से। तो देखो हुसैन कुली खां उस समय क्या था, दक्कन का सूबेदार था, ये ध्यान रखना, दक्कन का सूबेदार था ये। यानी हुसैन कुली खां था तो मुगल साम्राज्य के अधीन ही, ये था तो मुगल साम्राज्य के अधीन ही, लेकिन इसको दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। तो ये दक्कन पर खुद का अधिकार समझता था और दक्कन से अपना राजकाज चला रहा था। जब इसको पता चला कि फर्रुखसियर इसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, इस पर आक्रमण करेगा, तो हुसैन कुली खां ने पहले ही फर्रुखसियर पर आक्रमण करने की योजना बना ली। यानी फर्रुखसियर के खिलाफ इसने युद्ध की योजना बना ली। अब युद्ध की योजना बनाई, दक्कन क्षेत्र कहां पर है ये भी आप ध्यान देना, महाराष्ट्र राज्य है। इस महाराष्ट्र राज्य से थोड़ा ऊपर यानी मध्य प्रदेश का जो नीचे का हिस्सा है उसको दक्कन क्षेत्र कहते हैं। दक्कन क्षेत्र का आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है और आधा हिस्सा महाराष्ट्र में पड़ता है। यानी दक्कन जो प्रदेश है इसकी सीमाएं मराठा साम्राज्य से लगती थी। महाराष्ट्र में जो मराठा साम्राज्य था उससे दक्कन प्रदेश की सीमाएं लगती थी। और उस समय दक्कन पर किसका अधिकार था, उस समय दक्कन पर अधिकार था मुगलों का, और मुगलों का सूबेदार उस समय दक्कन पर कौन था, हुसैन कुली खां था। हालांकि दक्कन के बहुत सारे क्षेत्रों पर मराठाओं ने भी अधिकार कर लिया था शिवाजी के समय में भी, लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद में जो अन्य राजा हुए वो कमजोर हुए, तो उसके बाद उन कमजोर राजाओं को हराकर मुगलों ने वापस से वो राज छीन लिए थे। यानी दक्कन के जिन जिन क्षेत्रों पर शिवाजी ने अधिकार कर लिया था, शिवाजी की मृत्यु के बाद में उन सब क्षेत्रों को मुगलों ने वापस छीन लिया था, क्योंकि आगे के राजा शिवाजी जैसे मजबूत नहीं थे, उसके जैसे शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए मुगलों ने दक्कन के वो सारे प्रदेश शिवाजी ने जीते थे वो वापस छीन लिए थे। तो दक्कन का उस समय सूबेदार कौन था, हुसैन कुली खां था। तो हुसैन कुली खां ने फर्रुखसियर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अब हुसैन कुली खां को ये पता था कि फर्रुखसियर की जो सेना है वो थोड़ी मजबूत सेना है, बड़ी सेना है, उस सेना से मैं अकेला युद्ध नहीं जीत सकता। हुसैन कुली खां ने फर्रुखसियर पर आक्रमण करने की योजना तो बना ली, लेकिन उसको डर ये था कि मेरी सेना छोटी है, फर्रुखसियर की सेना बड़ी है, मैं अकेला फर्रुखसियर से नहीं जीत सकता। तो अब फर्रुखसियर को हराने की क्षमता किसके अंदर थी उस समय? उस समय फर्रुखसियर को हराने की क्षमता संपूर्ण भारत में केवल मराठों के पास थी। मराठा ही वो थे जो दिल्ली के बादशाह को हरा सकते थे, क्योंकि दिल्ली का जो बादशाह था वो मुगल था, और उस समय तक भी मुगलों की सेना काफी विशाल थी और काफी मजबूत थी। तो मुगलों की सेना को हराने की क्षमता मराठों के पास थी। तो हुसैन कुली खां ने मराठों की मदद लेने की सोची कि मराठों की मदद से फर्रुखसियर को हरा दें। तो हुसैन कुली खां उस समय मराठों का पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। अब हुसैन कुली खां ने बालाजी विश्वनाथ से भेंट की, यानी बालाजी विश्वनाथ से मिला। ये हुसैन कुली खां बालाजी विश्वनाथ से मिला। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पर राजकाज के कार्य कौन कर रहा है? पेशवाई कर रहा है। यानी अगर राजा का महत्व ज्यादा होता तो ये हुसैन कुली खां शाहू महाराज के पास जाता, लेकिन इसको भी पता है कि मराठों में किसकी चलती है, मराठों में पेशवा की ज्यादा चलती है राजा से भी, यानी पेशवा जो कह देगा वही फाइनल होगा। तो इसलिए हुसैन कुली खां पेशवा बालाजी विश्वनाथ से भेंट करने गया, बालाजी विश्वनाथ से मिला जाके। बालाजी विश्वनाथ को सारी बात कही कि मैं मराठा शासक फर्रुखसियर पर आक्रमण करके उसको हटाना चाहता हूँ, उसको समाप्त करना चाहता हूँ, तो इसमें तुम मेरी मदद करो। बालाजी विश्वनाथ को एक प्रस्ताव रखा है। बालाजी विश्वनाथ ने कहा कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा, यानी मराठों को क्या मिलेगा। तो हुसैन कुली खां ने बालाजी विश्वनाथ के साथ एक संधि कर ली। मराठों की सहायता प्राप्त करने के लिए हुसैन कुली खां ने बालाजी विश्वनाथ के साथ एक संधि कर ली। उस संधि को जानते हैं 1719 की संधि के नाम से। हुसैन कुली खां और मराठा साम्राज्य के पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच में एक संधि हुई। उस संधि को कहते हैं 1719 की संधि। तो 1719 की संधि में क्या क्या